गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, है ना। देखो, अपन मैथमेटिकल टूल्स के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। मतलब ये चैप्टर हमारा अबाउट टू फिनिश है ना। ये समझ लो कि 1 और 2 दिन के अंदर ये फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है ये। ठीक, अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना अपना ये जो टॉपिक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। पहली चीज़ तो इसकी इम्पोर्टेंस मैंने आप लोगों को बता दी थी। Whenever we consider any examination like JEE Advanced और NEET एग्जामिनेशन, you will find कि उसके अंदर NEET के अंदर तो 4-5 क्वेश्चन ग्राफ वालों से आते हैं और JEE के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं। अब देखो, ये चैप्टर ये यूँ कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ना, वो आप लोगों के डायरेक्ट नहीं आएगा। आपसे कभी कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि इसका क्या है, पर ये ध्यान में रखना कभी क्या काइनेमेटिक्स में भी इसका यूज़ होगा, क्योंकि जब अपन फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे तो हर एक चैप्टर के अंदर ग्राफ बनेंगे बच्चों, हर एक चैप्टर के अंदर। मतलब आप ये समझ लो कि काइनेमेटिक्स से लेके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, हर एक चैप्टर के अंदर वो किसी भी चीज़ का ग्राफ बनवा सकते हैं और ग्राफ इम्पोर्टेंट भी है। और देखो, ग्राफ बनवाने का मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखना। ये स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं। मैं आप लोगों को जो ग्राफ बताने जा रहा हूँ उसमें ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे पहला जो ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन, फिर अपन पढ़ेंगे अगला जो रहेगा वो रहेगा पैराबोलिक, फिर तीसरा जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा इक्लिप्स, फिर फोर्थ रहेगा सर्किल, फिफ्थ रहेगा हाइपरबोलिक। ठीक है, तो वो इस टाइप के जो ग्राफ है ना, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एज इट इज़ इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, बिल्कुल भी कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। पर आप लोगों को ये ग्राफ याद तभी होंगे जब आप लोग इनको अच्छे से समझोगे, बनाना समझ में आएगा कि कैसे किसी ग्राफ को बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना। उससे क्या होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी। अच्छा ये है, फिर वो है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर देखो, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखनी है, जनरल इक्वेशन जो होती है बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे x को कभी कभी अपन बोलते हैं, या ऐसे ध्यान में रखना, मैथ्स की लैंग्वेज में x को तो अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट और y को बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, बाकी ऐसे तो देखो अपन जानते हैं x तो क्या है, रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, y भी क्या है, रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस। ठीक है, पर यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, m को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। और स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले ध्यान में रखना। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ लाइन, एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वहाँ पे पहले तो देखो थीटा क्या करना है, थीटा इज एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टेक tan ऑफ थीटा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, m को। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपन देखेंगे कि m की वैल्यू पॉजिटिव है, कैसे देखेंगे c की वैल्यू पॉजिटिव है। c क्या होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, या अपन ऐसे कह सकते हैं बच्चों, वेयर द लाइन कट द y एक्सिस, वेयर द लाइन कट y एक्सिस, y एक्सिस को वो कहाँ पे कट करेगी, वही हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट। और ये tan थीटा यानी m, वो क्या होता है इसका स्लोप। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, जैसे मान लो कि ये y और ये x एक्सिस है, ये y और x एक्सिस है। मुझे ये बताओ कि यहाँ से मैंने ये किया,
तो अब देखो ध्यान से समझना, है कोई सी भी जनरल लाइन है, ये हो गई हमारी जनरल लाइन। तो अब मैं कैसे देखूंगा कि m क्या है इसके लिए, ये सब क्या है। सबसे पहले तो देखो ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ये लाइन किस जगह पे y एक्सिस को कट कर रही है, यही उसका इंटरसेप्ट होता है। तो हमने देखा यहाँ पे नेगेटिव इस जगह पे ये 0,c होगा। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, वेयर द लाइन कट द y एक्सिस। ठीक है, यहाँ हमने देखा नेगेटिव है तो यहाँ 0,-c होगा। और निकालने का तरीका क्या होगा, y = mx + c है। तो जहाँ पे ध्यान से देखना, जहाँ पे वो अगर कट करेगी y एक्सिस को तो x क्या होगा, या अपन ऐसे कह सकते हैं c क्या होता है, वेयर द x कोऑर्डिनेट इज 0, वेयर द x कोऑर्डिनेट इज 0। जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है उसे भी आप y इंटरसेप्ट बोल सकते हो। तो कभी अपने को अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर ये चीज कर देंगे। अब देखो ध्यान से समझो कि इसके अंदर m का मतलब क्या है, ये हमारी लाइन है। तो इस लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जो है, अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि थीटा जो है वो <90, तो tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा जो आएगा वो <0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ने एक चीज बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा जो tan थीटा होता है या कोई सा भी फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमने देखा यहाँ पे जो लाइन है हमारी, वो लाइन थीटा एंगल बना रही पॉजिटिव x एक्सिस से, और उस थीटा की वैल्यू मुझे <90 डिग्री दिख रही है। इसका मतलब क्या चीज पता लगी कि tan थीटा की वैल्यू <0 है, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं m की वैल्यू tan थीटा की इक्वल होती है, यानी m भी यहाँ पे क्या आएगा, <0। तो ये होता है बच्चों स्लोप। अब आप लोगों को जैसे ये चीज समझ में आए वैसे समझ लो। पहली चीज तो क्या है, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c, जहाँ पे x और y तो क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को मैथ्स की लैंग्वेज में बताया। तो x तो ऑर्डिनेट होता है, सॉरी x तो एब्सिसा और y क्या होता है, ऑर्डिनेट, है ना। फिर यहाँ देखो m जो होता है, वैसे ऐसी कुछ चीज़ें बोलते हैं आप लोग, ज़्यादातर अपने ऐसी कोई चीज़ काम में नहीं आने वाली है ऐसी लैंग्वेज, पर वो क्या मैथ्स में बोली जाती है। m क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा ऑफ एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ध्यान में रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना है, ना तो आप अगर आपने क्लॉकवाइज ले लिया ले लो, पर फिर वहां पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लो, ठीक है। फिर c क्या होता है, जहां पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी वही उसका। अब मैं देखो डिफरेंट ग्राफ के लिए आपको बताता हूँ कि कैसे अपने को देखना है कि ये लाइन दे रखी है। सबसे पहली इक्वेशन y = mx + c, जब अपन दोनों ही पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब अपने को बोला हुआ है m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो मुझे बताओ अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। ये हमारा ग्राफ हो गया। चेक करने का तरीका क्या होगा, सर ने चेक करने का तरीका बताया है। सबसे पहला काम, जो भी लाइन है उसका पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल देखो, वो दिख रहा है <90, tan थीटा जो होगा वो <0 आया, और अगर tan थीटा <0 है तो m भी क्या आया, <0, है ना। आप चाहो तो ये पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। इसके लिए क्या कह सकते हैं, वेयर y कोऑर्डिनेट इज 0 अपन ऐसे कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। भाई x एक्सिस पे क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो y = mx + c के अंदर y को 0 किया तो mx + c, तो c ये आ गया x = -c/m। तो यानी ये कोऑर्डिनेट हुआ -c/m, 0। कितना आया, -c/m, 0। ये कितना होगा, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो गया, देखो पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये 0,c हो गया। तो जब कभी भी हमारे को लाइन के अंदर आइडेंटिफाई करना हो तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे c के लिए तो कि कहाँ पे y एक्सिस को कट कर रही है, तो वो अपना y इंटरसेप्ट हो गया, और उसमें
m के लिए क्या देखेंगे, उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना है। अब देखो सेकंड, जैसे मेरे से बोल दिया जाए कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, क्या बोला जाए, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, उसका ग्राफ बनाओ। तब मुझे दिख गया कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है। m कहाँ पे, सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे कि m मुझे लेस देन 0 करना है, क्योंकि नेगेटिव दिख रहा है ना यहाँ पे, तो m नेगेटिव करने का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा लेस देन 0। टेन थीटा लेस देन 0 का मतलब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा कर दो, थीटा क्या करो 90 डिग्री से ज़्यादा। तो कैसे करेंगे, देखो ये हमारी लाइन हो गई, ये और आगे जा रही होगी, और मैंने ये चीज़ तो आपको बता ही दी है कि स्ट्रेट लाइन की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है ना, वो माइनस इन्फानाइट और इन्फानाइट होती है। अब देखो यहाँ पे समझो कि अगर मैं ऐसे बोला जाए कि एंगल, तो एंगल यहाँ मैंने देखा, अच्छा थीटा ग्रेटर देन 90 है, काम हो गया। ये वाला सी दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब 0, सी है ये। इसके कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने होंगे तो क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का फिर वही तरीका, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, क्या करें 0 इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो x की वैल्यू क्या आ गई c बाय m, इसका मतलब ये आ गया c बाय m, 0। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन। और ये मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि स्ट्रेट लाइन के अंदर whenever it is asked the maximum and minimum value of a straight line, कोई सी भी स्ट्रेट लाइन हो, is infinite and माइनस इन्फानाइट, क्योंकि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है ना वो माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट होकर किधर किधर तरफ जाती है, प्लस इन्फानाइट में। तो कभी भी अपन स्ट्रेट लाइन के लिए ये नहीं कह सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, है ना। चलो अब अपनी थर्ड इक्वेशन आती है, क्या हमें दे दिया y इज इक्वल टू, थर्ड हमारा पार्ट है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्या दे दिया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो क्या करें, ये आएगा ऐसा, ये y ये x ये थीटा। अब देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही कि हमें चाहिए m ग्रेटर देन 0, तो टेन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो थीटा लेस देन 90 डिग्री। हमें चाहिए y की वैल्यू 0 करेंगे, ये आ जाएगा एम एक्स माइनस सी, तो क्या आया x की वैल्यू c बाय m, 0। अब यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है, सीधी सीधी आप स्ट्रेट लाइन में देखो, ये तो पॉइंट हो गया c बाय m, 0। क्या यहाँ पे थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा लेस देन 90, क्या यहाँ c लेस नीचे आ रहा है, इसका मतलब 0, माइनस सी, है ना। तो ये इक्वेशन हो गई, इसमें कोई एक्स्ट्रा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ इक्वेशन इसकी अगर देखें तो फोर्थ ऐसी पॉसिबल है कि y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, क्या दे दी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो ये देखो माइनस एम एक्स माइनस सी में क्या होगा बच्चों, ये वाला ग्राफ। अब यहाँ पे कैसे, वापस से वही, हम चाहते हैं m लेस देन 0, तो टेन थीटा क्या आना चाहिए, लेस देन 0, तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 90। क्या यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा देखा तो 90 डिग्री आया। क्या यहाँ पे c जो है इसके कोऑर्डिनेट 0, माइनस सी, इसको मुझे निकालना होगा, तो क्या करें, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू माइनस सी बाय एम, क्या आया माइनस सी बाय एम, 0। ठीक है, तो ये अपन ने स्ट्रेट लाइन की चीज़ें देखी। अभी और बार इसके और सारी चीज़ें देखेंगे। मेरे ख्याल से चारों ग्राफ आप सभी बच्चों को समझ में आ चुके होंगे कि कब कौन सा ग्राफ हमारे को बनाना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या है, अब पढ़ रहे हैं अपन स्पेशल केस। क्या पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस स्ट्रेट लाइन के, कि कैसे तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमारे को ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे देखना है। पहला, अगर मुझे दे दिया जाए इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
लाइन इज गिवन, क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लाइन इज गिवन। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू 5, ये दे दिया, और बोला जाए इसका ग्राफ बनाओ, क्या बोला जाए, y इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ बनाओ। तो पहले तो ये ध्यान में रखना बच्चों, इसको वैसे लिखो y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 5, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी चीज़ जीरो है, यहाँ पे कौन सी चीज़ जीरो है, तो यहाँ पे जो चीज़ जीरो है वो है m, और m जीरो होने का मतलब क्या होता है, देखो m इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू 0, m मतलब किसके इक्वल, टेन थीटा के, और टेन थीटा जीरो होने का मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब आप ऐसे कह सकते हो ए लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू, जैसे ये 5 है ना, तो ये 5 पे फिक्स हो गई, तो ये x और ये y, तो अपन ऐसे कह सकते हैं ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये किसकी इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट की। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर हमारे को कोई इक्वेशन दे रखी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो हमेशा लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस होगी, ठीक है। दूसरा देखो, इफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन इज गिवन, अगर मुझसे ये बोला जाए कि ये x इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में मैं आपसे कहूँ x इज इक्वल टू हमारे को दे रखा है -6, जैसे ऊपर वाला पॉजिटिव करा दिया, तो ये, अब मुझे बताओ इसको क्या लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x अपॉन इन्फानाइट, x अपॉन इन्फानाइट, या आप ऐसे समझ लो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ आया 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे क्या चीज़ पता लग रही है बच्चों, y कहीं ना कहीं 0 हो रहा है। अब वह y को 0 होने का मतलब कैसे, इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू अपॉन इन्फानाइट अपॉन 0, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इंटू एक्स प्लस 6 अपॉन 0, ये आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप जो है वो इन्फानाइट है, और अपने को पता है m की वैल्यू इन्फानाइट, इसका मतलब स्लोप जो है वो इन्फानाइट, यानी टेन थीटा इन्फानाइट, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यानी जब मुझे यहाँ ग्राफ बनाना रहेगा ना बच्चों, तो ये ध्यान में रखना, अब जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे बना देना, x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव पे बना देना। जैसे यहाँ -6 हो गया तो ये आ गया, ये x और ये y एक्सिस, तो ये हमारी लाइन बन चुकी है, ठीक है। इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर मुझे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है तो ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये थोड़ा समझने पड़ेंगे चीज़ों को, है ना। फिर देखो थर्ड पार्ट, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये कोई भी दो पॉइंट्स है, कौन से, ये x1, y1, और ये क्या हो गया x2, y2। और मुझे इन दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन बनानी, तो कैसे इक्वेशन होती है, इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये इक्वेशन होती है बच्चों, क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मेरे से बोला जाए राइट डाउन इक्वेशन कनेक्टिंग 2,3 टू -3, -2, इसको कनेक्ट करती हुई लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो क्या करोगे, आप सोच रहे होंगे कि किसको x1 y1 मानो, तो ऐसे समझ लो x1 y1 अगर आपने 2,3 को माना है तो अपने आप x2, y2 जो बनेंगे ना वो -3, -2 बन जाएंगे।
मतलब किसी एक को अगर आपको x1 y1 मानना है, जरूरी नहीं कि इसको मानो, इसको भी मान सकते हो, तो ये x2 y2 बन जाएगा, इक्वेशन सेम आएगी। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x1 y1 -3, -2 और x2 y2 अपने हो गए 2, 3। तो अब यहाँ देखो क्या लिखोगे, y माइनस y1 यानी 3 इज इक्वल टू -2 माइनस y1 अपॉन -3 -2 x -2, यही लिखेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, और इसके हिसाब से लिखूँ तो y -2 इज इक्वल टू 3 -2 अपॉन 2 -3 x -3, ऐसे लिखोगे। y माइनस y1, अब यहाँ माइनस y1 है तो ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आया। अब इसको सोल्व करो पहले, तो y -3 इज इक्वल टू, ये आया -5 तो माइनस x -2, तो आया y -3 इज इक्वल टू -x + 2, तो आया y इज इक्वल टू -x + 5, यह आया ना। इसके अंदर अगर अपन लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो y + 2 इज इक्वल टू 5x + 3, तो y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ एक ही आएगा, तो x कितना हो गया ये, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे आएगा देखो -5 अपॉन -5 1 ही होता है, तो यहाँ आएगा x -2, तो इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा x + 1, ठीक है। ये देखो -2 -3 -5 हो गया, -5 -5 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आया तो x -2 तो ये आया। इधर भी अगर अपन सोल्व करेंगे तो x + 1 आया, तो दोनों से अपन ने देखा सेम इक्वेशन आती है, कोई डिफरेंस नहीं आता उसके अंदर, है ना। ये तो थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट देखो, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप कैसे निकाले। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में मैं बताता हूँ, आपसे कह दिया एग्जांपल, फाइंड m एंड फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ 3x + 2y इज इक्वल टू 5। हमारे को क्या दे दिया, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। तो देखो बच्चों ऐसे मत करना कि x का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, ऐसे कर दो आप लोग कि अच्छा m तो हो गया हमारा 3 और c हो गया 5। ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। क्या करो, पहले तो 3x + 2y इज इक्वल टू 5 है, तो पहले इसको उस फॉर्म में बनाओ, 2y इज इक्वल टू -3x + 5, तो y इज इक्वल टू -3/2x + 5/2। इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू mx + c में। अब यहाँ पे कंपेयर करो mx + c से, तो m की वैल्यू तो -3/2, c की वैल्यू 5/2, तो अब ये हमारा आंसर जो आया वो करेक्ट है ना। हमेशा जो भी क्वेश्चन दे रखा हो चाहे कैसा भी हो, y हमारे को दे दिया कि 5y - 3x इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 0, तब भी क्या करना है, 5y इज इक्वल टू 3x - 2, तो y इज इक्वल टू 3/5x - 2/5। अब यहाँ पे m की वैल्यू 3/5 और c की वैल्यू -2/5, ये अपना आंसर आ गया। तो हमेशा स्लोप निकालते टाइम भी इन बातों का ध्यान में रखना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बच्चों, इसमें कोई एक्स्ट्रा नई चीज़ नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताई हो। अभी भी ये वाली लाइन आती है ना x इज इक्वल टू -6, इसमें स्लोप का मतलब ऐसा हुआ कि जब अपन ने सबसे पहले x इज इक्वल टू -6 था, तो मैंने इसको उस फॉर्म में बनाने के लिए x + 6 इज इक्वल टू 0 किया ना। अब 0 को इनके डिवाइड में भेज दो। मैंने क्या किया कि यहाँ पे x + 6 था, तो मैंने इसको इधर ले जाके 0 हो गया। अब 0 था, इसको इधर भेज देंगे क्योंकि मुझे तो उस फॉर्म में बनाना है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x + 6 इज इक्वल टू 0 × y, तो 0 को इधर भेज दिया, तो ये आया y इज इक्वल टू x + 6/0।
अलग अलग कर दिया तो y इज इक्वल टू 1/0 इंटू एक्स प्लस 6/0 कर दिया। अब मुझे बताओ जब ये वाली चीज़ आ चुकी तो 1/0 ही तो इन्फानाइट यानी नॉट डिफाइंड वाला केस हो गया। और नॉट डिफाइंड किसे बोलते हैं अपन? टेन टीटा जब नॉट डिफाइंड कब होता है? जब टीटा की वैल्यू 90। अब 90 डिग्री कैसे हो रही है? क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री हुआ, इसलिए हो रही है। वन नहीं है बेटा, वो 1/0 है। वही चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन करी है। मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों ने मेरे ये जो चीज़ है मैंने समझाई, अगर समझी हो तो मैंने x + 6 = 0 × y लिखा, फिर 0 को डिवाइड में भेज दिया, तो 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब क्लियर हो गया क्या सभी बच्चों को? नीति, तनुश्री बेटा क्लियर है या नहीं है? हाँ तभी सी भी तो इन्फानाइट ही है बेटा। देखो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो वाई एक्सिस को कभी कट करेगी क्या? नहीं कर सकती, इसलिए तो वहाँ पे सी भी तो इन्फानाइट ही हुआ। इसलिए मैंने लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस बनाई है। और कभी भी पैरेलल जो लाइंस होती है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी। अब देखो 6th वाला केस देखो, सॉरी 5th वाला, लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन तो वो होती है बच्चों, उसके लिए इक्वेशन, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, इफ इट पासेज फ्रॉम ओरिजिन c = 0, और अगर c 0 होगा तो y = mx प्लस c के अंदर वो लाइन जो रह जाएगी वो y = mx ही रह जाएगी, c तो 0 हो गया। तो ये लाइन ऐसी होती है बच्चों, when m is greater than 0 है तो y = mx लाइन ऐसे होगी। और अगर m लेस देन 0 है तो ये लाइन ऐसे होगी। ठीक है, तो m ग्रेटर देन 0 और m लेस देन 0 पे ये वाली कंडीशन है। ठीक है, और ये 6th वाला केस, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एक लाइन ऐसे है, यहाँ से θ1 एंगल बना रही है, और एक लाइन ऐसे है, वो ऐसा कुछ एंगल बना रही है। अगर मैं कहूँ कि इसका स्लोप m1 है, m1 स्लोप, और मैं कहूँ इसका स्लोप m2 है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं, इसमें एक चीज़ होती है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। ये मैथ्स में आएगा, अपने को तो केवल ये याद रखना है m1 m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो मुझे अगर मान लो एक का स्लोप दे रखा है, दूसरे का निकालना है, या अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो ये ध्यान में रखना, दोनों को स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करो। अगर दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद -1 अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे से क्या है,
परपेंडिकुलर, और अगर -1 नहीं आता है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था स्ट्रेट लाइन की कुछ बातें जो अपन ने देखी। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, डिफरेंट इक्वेशन क्या होती है, स्पेशल केस क्या क्या थे, है ना। अब आते हैं अपन दूसरे वाले पे, सेकंड, वो होता है पैराबोला। पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक ग्राफ। इसके लिए क्या बोला जाता है, ईदर इट हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कहते ये हैं कि अगर पैराबोलिक ग्राफ है तो या तो केवल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मिनिमम इनफाइनाइट होगी, या फिर मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी। पहले तो ये ध्यान में रख लेना, केवल इसकी मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई एक वैल्यू निकलती है। अब वो डिपेंड करेगा कि कैसे आप निकाल रहे हो, मैं अभी आपको बताऊंगा। इन जनरल तो क्या होता है, इन जनरल, या मैं ऐसे कह दूं, पैराबोला फ्रॉम ओरिजिन, जो पैराबोला ओरिजिन से पास होते हैं उनकी इक्वेशन कैसी होती है, देखो ये और ये, इसे तो बोलते हैं राइट पैराबोला। राइट पैराबोला आप ऐसे कह सकते हो, इसका माउथ राइट साइड में ना, इसलिए राइट। इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट पैराबोला। लेफ्ट पैराबोला का मतलब इसका जो माउथ है वो किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड में। तो ये ऐसा अगर शेप बन रहा है और राइट साइड में, इसका मतलब ये राइट पैराबोला हो गया। इसकी इक्वेशन होती है y² = 4x। क्या होती है, y² = 4x। ये क्या होता है, y² = -4x। ये ध्यान में रखना, क्या होता है, y² = 4x होगा तो राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला होगा तो y² = -4x, जिसमें ये इसका क्या होता है, फोकस। इसका फोकस ये, इसका फोकस ये, जिसकी वैल्यू होती है a,0, इसकी भी वैल्यू होती है -a,0। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये। तो ऐसे पैराबोला जो ओरिजिन से पास होते हैं उसमें 4 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो राइट लेफ्ट, अब क्या बन रहा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड की जो इक्वेशन होती है और एक डाउनवर्ड की जो इक्वेशन होती है, इसे तो बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, और इसे क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। रीज़न इनके पीछे क्लियर है बच्चों। इसका माउथ डाउनवर्ड है, यहाँ आएगा 0, -a, इसमें क्या आएगा 0, +a। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है x² = 4ay, इसकी इक्वेशन होती है x² = -4ay, यानी y = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ऐसे ध्यान में रख लेना, अगर y x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अपवर्ड पैराबोला, y = -x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y -x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो कैसे पता लगा, राइट पैराबोला तो कैसे, y² = 4x, यानी y का स्क्वायर हो और x की पावर 1 हो, तो राइट और लेफ्ट में से एक कंडीशन होगी। और अगर x की पावर 2 हो, y की पावर 1 हो, तो अप और डाउन में से एक कंडीशन होगी, है ना। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकल रही है अपवर्ड पैराबोला की, और डाउनवर्ड पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है। इसमें अगर अपन देखें अपवर्ड पैराबोला में मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, इनफाइनाइट। डाउनवर्ड पैराबोला में देखो मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, -इनफाइनाइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही है। अब अपन देखते हैं इन जनरल पैराबोला। इन जनरल पैराबोला not passing from origin and cut x-axis अब हम जो इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी इक्वेशन है, वो उस पैराबोला की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा।
तो वो जो होता है वो y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा में बता भी दिया था कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी, क्या कि ये ऐसा होता है और एक ऐसा होता है ना। ये कब होता है? जब a ग्रेटर देन 0 होता है। ये कब होता है? जब a लेस देन 0 होता है ना। ये कैसे? ये मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है? 0 ये आती है -b/2a पे, कोमा 0 है ना। और ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है? -b/2a, 0 पे। तो अगर अपन बात करें तो मिनिमम वैल्यू आती है -d/4a, यानी -d यानी b² -4ac अपॉन 4a। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो आती है -d/4a, यानी -b² -4ac अपॉन 4a। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की चीज़ है कि y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर a ग्रेटर देन 0 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, a अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब ये पॉइंट्स तो देखो बच्चों अपन वैसे निकाल सकते हैं, x1 x2 तो रूट निकालने होते हैं ना, जैसे वो अपन निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूट निकालने वाले पॉइंट्स ही x1 x2 होते हैं। जब अपवर्ड पैराबोला होता है तो मिनिमम वैल्यू निकलती, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अगर मेरे से बोला जाए मैक्सिमम वैल्यू इस केस के अंदर तो मैं क्या लिखूंगा? इन्फानाइट। इस केस में क्या बोलूँ कि मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? माइनस इन्फानाइट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी पैराबोला की भी। ये इन्फॉर्मेशन टाइप है, मतलब आपको ये कैसे भी याद रखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसमें ऐसे दिमाग लगाए। देखो ये पूरी मैथ्स तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर मैं यही ग्राफ का टॉपिक मैथ्स की फॉर्म में पढ़ा रहा होता तो तुम्हारे को और अच्छे से समझ में आता, पर अपने को यही नहीं पढ़ना है, अपने को फिजिक्स के चैप्टर पढ़ने हैं। इसलिए मैं ये सारी चीज़ बिल्कुल शॉर्ट में जो काम की चीज़ें वो बता रहा हूँ कि साइडवर्ड पैराबोला क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, लेफ्टवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। ये वाली लाइन जरूर लिख लेना कि पैराबोला एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकलती है, डिपेंडिंग कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो केवल मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फानाइट होगी। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस